गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल वाले वीडियो में अपन ने बात की थी समतल दर्पण की, और समतल दर्पण से रिलेटेड अपन कुछ पॉइंट पढ़ रहे थे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। लेकिन उससे पहले समतल दर्पण के एक दो पॉइंट रह गए थे। तो देखो, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण से रिलेटेड आपको दो तीन पॉइंट और याद रखने हैं। एक तो पॉइंट याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो क्वेश्चन आया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी? अनंत। जबकि समतल दर्पण की पावर का मतलब क्षमता, समतल दर्पण की पावर क्षमता कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो शून्य होती है, 0 होती है। क्योंकि पावर होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। P = 1/f। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, तो पावर इसकी कितनी होती है? 0। अब पावर 0 होने का मतलब ये होता है कि समतल दर्पण आने वाले प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात न तो केंद्रित करता है, न उनको क्या करता है? फैलाता है। मतलब उनको कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करता, न तो अभिसारित करता, न अपसारित करता। तो उसकी पावर कितनी होती है? 0। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि समतल दर्पण का रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, और समतल दर्पण का रैखिक आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का रैखिक आवर्धन +1 होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने रिमेनिंग रह गए थे प्लेन मिरर से रिलेटेड। तो एक तो ये याद रखना है कि प्लेन मिरर की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की क्षमता या पावर कितनी होती है? 0। और समतल दर्पण का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, रैखिक आवर्धन होता है, वो कितना होता है? +1। अब +1 क्यों होता है? कल अपन ने पढ़ा था कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, इमेज आभासी होती है, वस्तु के बराबर, लेकिन पार्श्विक उल्टी होती है या पार्श्विक उल्टा होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, वस्तु के आकार के बराबर, पार्श्विक उल्टा होता है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? रैखिक आवर्धन। और रैखिक आवर्धन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार बट्टा बिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात रैखिक आवर्धन कहलाता है। तो इसको अपन लिखते हैं m से। m = होता है I/O। I साइज ऑफ इमेज, O है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यदि इस m की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो याद रखना है कि m की वैल्यू पॉजिटिव होगी वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज का मतलब किस प्रतिबिंब के लिए? आभासी। और m की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। तो रैखिक आवर्धन का मान धनात्मक होने पर प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी, और रैखिक आवर्धन का मान ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए तो m की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा। अब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार की क्या होता है? बराबर। तो जितना बिंब का आकार होगा उतना का उतना आकार किसका होगा? प्रतिबिंब। तो समान आकार का होने के कारण इसके लिए रैखिक आवर्धन होता है, वो कितना होता है? +1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में। तो समतल दर्पण का रैखिक आवर्धन होता है वो +1 होता है। प्लस क्यों है? क्योंकि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है? आभासी।
1 क्यों है? क्योंकि बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ना वो वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि समतल दर्पण का रेखिक आवर्धन +1 होता है। अब देखिएगा अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण को अपन बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर देखो समझना इसको। दर्पण में, मिरर में एक तो परावर्तक सतह होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, क्योंकि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, तो दर्पण में एक तो परावर्तक सतह होती है और दर्पण की एक सतह होती है वो पॉलिश्ड होती है, पॉलिश सतह होती है। तो दर्पण में एक परावर्तक सतह होती है। समतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो समतल होती है, जबकि गोलीय दर्पण कौन सा होता है कि एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल न होकर वक्रित होती है, कर्वड शेप में होती है। तो एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्रित होती है, कर्वड शेप में होती है, उस दर्पण को अपन कौन सा दर्पण बोलते हैं? गोलीय। तो गोलीय दर्पण का मतलब ये बोल सकते हैं अपन एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह वक्रित होती है, कर्वड शेप में होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। तो एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कर्वड शेप में होती है, समतल न होकर वक्रित होती है, उस दर्पण को अपन बोलते हैं कौन सा दर्पण? गोलीय। गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर, कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पॉलिश होती है, एक सतह पॉलिश होती है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह परावर्तक सतह होती है और एक सतह कैसी होती है? पॉलिश्ड। तो उसको अपन बोल रहे हैं स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब इसमें अपन ये पढ़ रहे हैं कि माना ये कांच का एक खोखला गोला, ये कांच का खोखला गोला है, ऐसा काटो या ऐसा काटो, ये दो भागों में डिवाइड होगा। जैसे मैंने इसको लिखा A P1 B और ये हो गया A P2 P, ये गोले का केंद्र है, ये गोले का क्या है? केंद्र। जैसे कांच के खोखले गोले को किसी भी भाग को अपन कट करते हैं तो इसकी दो सरफेस होगी, या तो ये ऐसा होगा, तो एक तो आंतरिक सतह और एक ऐसी सतह होगी बाह्य, या इसको अपन यूं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दो सरफेस है, एक तो आंतरिक और एक कौन सी सतह है? बाह्य। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि एक सतह तो परावर्तक होती है, जबकि एक सतह पर क्या की भी होती है? पॉलिश। इस तरीके से अपन पॉलिश कर देते हैं, तो इसमें एक ही परावर्तक सतह है, ये वाली अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, और इस पर की गई है पॉलिश, ठीक है। या इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, इस वाली सरफेस पर पॉलिश और ये वाली जो सतह होगी ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सी सतह है? परावर्तक। इसमें एक परावर्तक सतह होती है, एक पॉलिश सतह होती है।
तो जैसे ही इस कांच के खोखले गोले के भाग को अपन कट करते हैं तो कटा हुआ भाग तो कहलाता है स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ। और गोलीय पृष्ठ में हमेशा प्रकाश का अपवर्तन होता है। गोलीय पृष्ठ में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। अब इस कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग की एक सतह को अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो अपना कहलाता है कौन सा दर्पण? गोलीय। अब एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा भाग, ये उभरा भाग है, पॉलिश है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसको अपन बोलते हैं अवतल गोलीय दर्पण। कौन सा गोलीय दर्पण? अवतल। जबकि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ भाग पॉलिश होता है और बाहर वाली सतह होती है वो परावर्तक सतह होती है, तो इस प्रकार का गोलीय दर्पण होता है उसे अपन बोलते हैं उत्तल गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक तो अवतल और एक गोलीय दर्पण कौन सा होता है? उत्तल। इसकी अपन ये परिभाषा भी दे सकते हैं कि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका मध्य भाग किनारों की तुलना में दबा हुआ होता है, जैसे इस तरीके का ही है, मध्य भाग होता है वो किनारों की तुलना में दबा हुआ, तो उसको अपन बोलते हैं अवतल गोलीय दर्पण। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका मध्य भाग किनारों की तुलना में ऊपर उठा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है, उसको अपन बोलते हैं कौन सा गोलीय दर्पण? उत्तल। अवतल गोलीय दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह अंदर वाली सतह से होता है, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है वो कौन सी सतह से होता है? बाह्य सतह से होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना है कि अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, ये अवतल गोलीय दर्पण है। अवतल गोलीय दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को अभिसारित का मतलब होता है केंद्रित करता है। तो अवतल गोलीय दर्पण होता है ना, वो प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात अभिसारित या केंद्रित करता है, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अपसारित करने का मतलब होता है फैलाता है। तो अवतल गोलीय दर्पण होता है वो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, केंद्रित करता है, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण होता है ना, वो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को क्या करता है? अपसारित करने का मतलब होता है उसको डाइवर्जेंस करता है, फैलाता है। तो ये दो तरीके के गोलीय दर्पण होते हैं, एक तो अवतल और एक कौन सा होता है? उत्तल। अब इस गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन आती है, जिसमें से पहले डेफिनेशन अपन ले रहे होता ध्रुव, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं पॉल। देखो ध्रुव अपन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, ये वाली सतह इसकी पॉलिश्ड है और ये वाली सतह है वो इसकी परावर्तक सतह। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह चमकीली अर्थात परावर्तक सतह होती है, जबकि बाह्य सतह पर क्या की हुई होती है? पॉलिश। तो उस दर्पण को अपन बोलते हैं अवतल गोलीय दर्पण। API-B या APB
तो ये गोलीय दर्पण है APB, इसका पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या है P, ये P क्या कहलाता है पोल, पोल का मतलब इसका क्या कहलाता है ध्रुव। तो ध्रुवापन किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है ध्रुव। दूसरी परिभाषा अपन ले रहे हैं वक्रता के अंदर, वक्रता के अंदर को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कारण इसको अपन किससे लिखते हैं C। अब वक्रता के अंदर अपन किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिससे खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र, उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र, उस गोलीय दर्पण का कौन सा केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है और यह अवतल गोलीय दर्पण, ये जिस खोखले गोले का भाग होगा, ये जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले का केंद्र, खोखले गोले का केंद्र उस गोलीय दर्पण का कौन सा केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका खोखले गोले का केंद्र, उस गोलीय दर्पण का कौन सा केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। तो ये C इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। तीसरी इससे रिलेटेड डेफिनेशन अपन ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, गोलीय दर्पण से संबंधित तीसरी डेफिनेशन अपन ले रहे हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मुख्य अक्ष अपन किसे कहते हैं कि ये एक अवतल गोलीय दर्पण है, तो इसके पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा वो तो इसका कहलाएगा पोल, ध्रुव। और ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र, इस गोलीय दर्पण का कौन सा केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र। इस गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली अक्ष, इस गोलीय दर्पण की कौन सी अक्ष कहलाती है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष अपन किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, गुजरने वाली अक्ष गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली या वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष गोलीय दर्पण की कौन सी अक्ष कहलाती है मुख्य अक्ष। अगले डेफिनेशन, तो गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाएगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र गोलीय दर्पण के क्या कहलाएगी वक्रता केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष गोलीय दर्पण की कौन सी अक्ष कहलाती है मुख्य अक्ष। चौथी डेफिनेशन अपन ले रहे कर्वेचर रेडियस, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को अपन लिख सकते हैं R से। देखो ये अवतल गोलीय दर्पण, इसके अंदर वाले सतह है वो परावर्तक और बाह्य सतह उस पर पॉलिश की गई है। इसके पृष्ठ का जो मध्य बिंदु वो इसका कहलाएगा पोल, ध्रुव। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र इसका कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो वक्रता त्रिज्या अपन किसे कहते हैं, पहली चीज तो याद रखना कि गोलीय दर्पण में
जो दूरी का मापन किया जाता है ना, डिस्टेंस का जो मेजरमेंट किया जाता है वो हमेशा किया जाएगा पोल से। तो गोलीय दर्पण में या दर्पण में दूरी का जो मापन किया जाता है वो पोल या ध्रुव से किया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आप दो तरीके से परिभाषा दे सकते हो कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के अंदर, ये तो इसका पोल और ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता के अंदर। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के अंदर के मध्य की दूरी होती है ना, लेकिन दूरी का मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है, ध्रुव से, पोल से किया जाता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, इस वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी होती है ना, वो इस गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को मैं लिख रहा हूं किससे, आर। दूसरी डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो दूसरी डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। क्योंकि ये देखो ये इस गोले की त्रिज्या है आर, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। याद रखना, अवतल गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये याद रखना बेटा। एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे अपन चिन्ह परिपाटी, वहां सारी चीजें समझ में आई, लेकिन यहां याद रखना कि अवतल गोलीय दर्पण की कर्वेचर रेडियस वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव धनात्मक होती है। इसको याद रखना। साइन कन्वेंशन सिस्टम या चिन्ह परिपाटी से अपन बोल सकते हैं कि अवतल गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक पॉजिटिव होती है। और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की कौन सी त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अगली डेफिनेशन 5 नंबर की अपन डेफिनेशन ले रहे हैं, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। देखो मुख्य फोकस अपन किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के पैरेलल, समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है, वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है।
अवतल गोलीय दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेगी, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर मिलती भी क्या होगी, प्रतीत। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती भी प्रतीत होती है, उसे उस गोलीय दर्पण का कौन सा फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। देखना, अवतल गोलीय दर्पण का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, रियल, रियल का मतलब कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, तो अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है क्योंकि वहां रियल में मीट होगी, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस वर्चुअल का मतलब आभासी होता है। तो अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक होता है, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस आभासी। कैसे होता है देखना, यह एक अवतल गोलीय दर्पण, इसकी आंतरिक सतह परावर्तक और बाह्य सतह पर यह पॉलिश की गई है। ठीक, ये इसका पॉल ध्रुव और ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, उसका केंद्र, इस गोलीय दर्पण का कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष इस गोलीय दर्पण की प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। एक वस्तु अनंत पर रखी गई है, उस अनंत पर रखी गई वस्तु से एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, यह आपतित प्रकाश किरण है। तो यह प्रकाश किरण वो इसके मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर, और यहां आपतित हो रही है। तो दर्पण से इसका क्या होगा, परावर्तन, और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किस फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस। तो ये देखो, परिभाषा मैंने बोली थी कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती भी प्रतीत होती है, तो उसे, उसका अपन कौन सा फोकस कहते हैं, मुख्य। तो अवतल गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वास्तव में गुजरती है, और वास्तव में गुजरने के कारण अपन बोलते हैं कि इसका मुख्य फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है। इस तरीके से जो भी इस पर पैरेलल आएगी ना, इधर प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी और समानांतर आपतित होगी, वो हमेशा किस फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस। अब आपको मैंने बोला कि अवतल गोलीय दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, ये जो भी आपतित हो रही है वो परावर्तन के पश्चात इसको केंद्रित करता है। तब अपन ने बोला था कि अवतल गोलीय दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात क्या करता है, कन्वर्जिंग, अभिसारित करता है, जबकि उत्तल दर्पण होता है वो फैलाता है, अपसारित करता है। तो इसका मुख्य फोकस है वो कैसा है, वास्तविक। अब उत्तल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है, तो ये इसकी आंतरिक सतह होगी वो पॉलिश्ड होगी, ठीक है, और बाह्य सतह होगी वो परावर्तक, यह परावर्तक सतह है, और परावर्तन हमेशा परावर्तक सतह से ही होगा। ये इसकी मुख्य अक्ष, तो ये इसका पॉल ध्रुव और ये इसका वक्रता केंद्र। तो वस्तु हमेशा परावर्तक सतह की ओर होगी, तो इससे ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये इसका क्या कर देगी, परावर्तन कर रही है। क्या ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, वास्तव में नहीं मिल रही, तो इसको अपन किधर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर, और ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी वो इसका क्या होगा, मुख्य फोकस। तो वास्तव में मिल रही है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और प्रतीत होने के कारण अपन बोलते हैं कि इसका मुख्य फोकस कैसा होता है, आभासी। तो अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस होता है वास्तविक, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है, आभासी। ठीक, अगली डेफिनेशन, गोलीय दर्पण से
रिलेटेड या अगली डेफिनेशन, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी अपन किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी गोलीय दर्पण की कौन सी दूरी कहलाती है, फोकस। यह अवतल गोलीय दर्पण और ये इसका मुख्य अक्ष, ये पॉल और ये इसका वक्रता केंद्र, ये एक प्रकाश के मुख्य अक्ष के समानांतर आकर दर्पण पर आपतित हो रही है। तो परावर्तन के पश्चात ये गुजरेगी मुख्य फोकस, तो ये प्रिंसिपल फोकस, यह हो गया इसका ध्रुव, यह हो गया प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी उस गोलीय दर्पण की कौन सी दूरी कहलाती है, फोकस दूरी। याद रखना, अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक व उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये याद रखना कि अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है नेगेटिव, ऋणात्मक, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। छोटे द्वारक के जो गोलीय दर्पण होते हैं ना, उनकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, लेकिन उसका द्वारक छोटा होना चाहिए। तो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी। तो अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। अब देखो एक डेफिनेशन और बताता हूं, जिसको बोलते हैं अपन द्वारक। वैसे यह लीनियर अपर्चर होता है, रैखिक द्वारक। देखो द्वारक अपन किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक, रैखिक द्वारक कहलाता है। जैसे ये लीनियर अपर्चर होता है, रैखिक द्वारक। यह इस डेफिनेशन को अपन इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण का परावर्त या गोलीय दर्पण का व्यास, डायामीटर। तो गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है ना, उसी को अपन गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक, रैखिक द्वारक। जैसे ही अवतल गोलीय दर्पण, तो ये बाहर वाली सतह इसकी पॉलिश्ड, ठीक है, और ये वाली जो सतह है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ है। ये मुख्य अक्ष, ये इसका पोल, ठीक। तो मैंने कहा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली रेखा, यह इसका व्यास, इसका क्या कहलाता है? रैखिक द्वारक कहलाता है। यह इसका रैखिक द्वारक है। एक होता है एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर, अगले डेफिनेशन समझना, कोणीय द्वारक। एंगुलर अपर्चर, कोणीय द्वारक, ये लास्ट डेफिनेशन है। अब कोणीय द्वारक या एंगुलर अपर्चर अपन किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों से गोलीय दर्पण के वक्रता के अंदर पर बनने वाला कोण, वक्रता के अंदर पर बनने वाला कोण, उसका कौन सा द्वारक कहलाता है? कोणीय। जैसे ही अवतल गोलीय दर्पण, बाहर वाली सतह इसकी पॉलिश्ड है, ठीक, और ये मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष, ये पॉल ध्रुव है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, उसका केंद्र इस गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र, इसका कौन सा केंद्र कहलाएगा? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली रेखा, ये तो सिरों को मिलाने वाली रेखा है, इसको तो बोलते हैं लीनियर अपर्चर, रैखिक द्वारक। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं एंगुलर अपर्चर, कोणीय द्वारक। अब कोणीय द्वारक की क्या डेफिनेशन होती है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों से, एक तो ये, एक ये, परावर्तक पृष्ठ के सिरों से गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनने वाला ये कोण, इस गोलीय दर्पण का कौन सा द्वारक कहलाता है? कोणीय द्वारक। तो यह था अपना गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से रिलेटेड डेफिनेशंस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।